इसको पिन कर देना चाहिए। सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दीपू बा, जो एक प्रकार से मेरी बड़ी बहन है, और आप सभी विद्यार्थी, और शायद यदि कुछ अध्यापक गण इसमें शामिल होंगे तो उन सभी को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? मुझे दे रही है। ठीक है, इसका मतलब सभी को आ रही है आवाज़। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर दीपू बा जो है मेरा परिचय दे रही थी, और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि पहले मैं अपना परिचय दे दूं, इसके बाद अपने वक्तव्य को शुरू करूंगा। मैंने सागर विश्वविद्यालय से 1985 में एमटेक किया था जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में, और उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी की। ये सभी उपाधियां मैंने सागर यूनिवर्सिटी से अर्जित की। सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद फिर मैं सागर यूनिवर्सिटी में एडहॉक लेक्चरर बना डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में, और उसके 3 महीने के बाद मुझे चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में लेक्चरर अपॉइंट किया गया, जहां मैंने 2 साल काम किया। और उसके बाद फिर मैं वहां से छोड़कर एक हिंदी का अखबार है फ्री प्रेस, इंदौर से प्रकाशित होता था, उसमें मैं न्यूज़ एडिटर होके वहां आ गया। फिर उस अखबार में 2 साल तक काम किया, और फिर उसके बाद फिर मैं रायपुर में फ्री प्रेस में डायरेक्टर होके चला गया। लगभग 2 साल मैंने फ्री प्रेस में काम किया। फिर मैं एक हिंदी अखबार है उसमें मैं एडिटोरियल एडवाइज़र हो गया। फिर रायपुर से मुझे भोपाल आना पड़ा, तो फिर मैं भोपाल में देशबंधु अखबार में न्यूज़ एडिटर रहा। और 99 में फिर मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल को ज्वाइन किया, और जहां मैं पत्रकारिता और विज्ञान पत्रकारिता का लेक्चरर रहा, विज्ञान पत्रकारिता का विभागाध्यक्ष रहा। 2007 में मुझे एक ऐसा अवसर मिला कि मैं मूल्य शिक्षा को पढ़ाने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नाम से जो आपके कैरिकुलम में एक पेपर है, उसको पढ़ाने के लिए मुझे सोमैया विद्या विहार मुंबई ने अपने विद्या विहार में अपॉइंट किया, और मुझे डायरेक्टर जीवन विद्या स्टडी सेंटर बनाया। वहाँ मैंने 3 साल तक जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन के आधार पर लगभग शिक्षकों के 30 से ज़्यादा वर्कशॉप लिए, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको कैरिकुलम में शामिल कर लिया था, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में फाउंडेशन कोर्स की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसलिए सोमैया विद्या विहार में रहते हुए मैं मुंबई के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स का ओरिएंटेशन करने के शिविर लेता था। 3 साल तक हमने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी, जिसमें 30-32 शिविर किए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस की। और इसके बाद 2010 में मुझे IASE डीम्ड यूनिवर्सिटी सरदार शहर ने चेतना विकास मूल्य शिक्षा विभाग के प्रोफेसर हेड के रूप में आमंत्रित किया, और फिर मैं 6 साल वहाँ पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा विभाग का अध्यक्ष रहा, जहाँ मैंने बहुत सारा रिसर्च का काम किया। और वो जो रिसर्च था वो एग्जिस्टेंशियल हार्मोनी के ऊपर था,
उसमें बहुत सारी रिसर्च चेयर इस्टेब्लिश की थी। उसमें से एक रिसर्च चेयर हमने गुजरात विद्यापीठ में प्रोफेसर विद्युत जोशी के नेतृत्व में स्थापित की थी। तो आपके जो पूर्व कुलपति थे प्रोफेसर सुदर्शन अयंगार, उन्होंने उसको अनुमति दी और प्रोफेसर विद्युत जोशी उस चेयर पे रहे सोशल हार्मोनी, और उस सोशल हार्मोनी में 6 रिसर्च जो हैं वो विद्यापीठ में संपन्न हुई, और वो काफ़ी बहुत अच्छा काम जो है विद्यापीठ ने किया। ज़्यादातर जो रिसर्च प्रोजेक्ट थे वो प्रोफेसर लोगों ने ही किए थे। उसमें एक रिसर्च जो है वो आपके महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे उन्होंने भी किया था, प्रोफेसर जोशी ने। और इस प्रकार से 2016 तक मैं IASC डीम्ड यूनिवर्सिटी में रहा। फिर मैं 17 में दिल्ली चला गया, 1 साल दिल्ली रहा, और फिर दिल्ली के बाद मैं यहाँ वापस आ गया गुजरात में। तो गुजरात में आने के बाद मुझे विद्यापीठ ने अपने साथ एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया। तो मैं अभी विद्यापीठ में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और इसके अलावा गुजरात में मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के आधार पर शिक्षा के मानवीकरण के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने बारे में काफ़ी आप लोगों को बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि जो आपके सिलेबस में है उससे संबंधित कुछ बात आपके साथ में शेयर करता हूँ। यदि मानव के जीने को हम समझने जाते हैं, भाई मानव को यदि हम समझने जाते हैं तो ऐसा पता लगता है कि हर मानव अपने क्रियाकलाप से ही परिभाषित होता है। यानी वो जो कुछ करता है यानी जो आचरण है उसी से आदमी परिभाषित होता है। मानव के आचरण को समझने जाते हैं तो उसमें 4 आयाम हैं। एक आयाम है जो अनुभव का आयाम है। जो भी मानव जाति अभी तक करती रही है उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्ष को हम ये कह सकते हैं कि वो मानव का अनुभव का आयाम है। दूसरा जो आयाम है जिसको हम विचार का आयाम कहते हैं। विचार का आयाम को यदि हम मानव जाति में देखेंगे तो जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, जितना भी लॉजिक है, जितना भी कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है, वो सब विचार आयाम के अंतर्गत है। और अनुभव और विचार आयाम के माध्यम से मानव जाति समझने का काम करती है। दूसरा जो आयाम है समझने के साथ जीने का आयाम है, क्योंकि आदमी समझने के बाद जिएगा। तो जो जीने की जगह है वो मानव जाति में 2 जगह है। पहली जगह है जिसको हम कहते हैं मानव परिवार में जीता है, संबंधों में जीता है, और उसको यदि परिभाषित करें तो वो सामाजिक क्षेत्र है। और यदि समझने के दृष्टिकोण से यदि उसको एक डायमेंशंस कहें तो वो बिहेवियरल डायमेंशन है, व्यवहार का डायमेंशन है, व्यवहार का आयाम है। और जो चौथा आयाम है मानव में वो व्यवसाय का आयाम है। तो जो जीने के आयाम हैं उसमें 2 हैं, व्यवहार और व्यवसाय का आयाम है। व्यवसाय का जो पर्पस होता है वो अर्थोपार्जन होता है। मानव जाति जो है श्रम का नियोजन करती है प्रकृति पर, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर। जैसे हम लोग खाद्यान्न, फल, सब्जी, कपड़ा और बहुत सारे संसाधनों का उत्पादन करते हैं। इसमें 2 प्रकार के उत्पादन हैं, एक जिसको कृषि उत्पादन कहते हैं, दूसरा जिसको अपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। कृषि उत्पादनों का जो संबंध है वो मानव शरीर के पोषण के लिए है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो मानव के संरक्षण में उपयोग में आते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं या घर से संबंधित जो वस्तुएं बनाते हैं जिसका हम औद्योगिक उत्पादन करते हैं,
और इस प्रकार से जो व्यवसाय आयाम है उसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो शरीर का पोषण और संरक्षण करना है। यदि शरीर की पोषण की ठीक समझ होती है तो उत्पादन भी ठीक होता है। यदि शरीर के पोषण की समझ ठीक नहीं होती है तो उत्पादन प्रणालियां भी जो है खराब हो जाती हैं। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में रासायनिक खादों का उपयोग होता है और केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, कीटनाशकों का उपयोग होता है। और तीसरा जो किया है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जिसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कह रहे हैं, और कुछ कुछ उत्पादन जो है जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड के रूप में है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको जीएम फूड कहते हैं। ये तीनों प्रकार के जो फूड हैं वो पोषण के लिए ठीक नहीं है। यदि हम बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो वो दो तरीके से उत्पादन व्यवस्था को प्रभावित करता है। एक है जिससे कृषि उत्पाद की गुणवत्ता का ह्रास होता है और दूसरा ये है कि ये जो रसायन होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, ये जो उपजाऊ मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार देते हैं और इससे मिट्टी बंजर हो जाती है। और मिट्टी बंजर हो जाती है तो अगली बार उत्पादन के लिए और ज़्यादा रसायन की आवश्यकता होती है। और जो कीटनाशक के साथ भी यही होता है कि जो कीट पहले बहुत कम पेस्टिसाइड में मर जाते थे, उनमें नैसर्गिक रूप से इम्यूनिटी बढ़ती है और इसके बाद और ज़्यादा कीटनाशक की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो जो व्यवसाय का आयाम है, जिसका पर्पस शरीर का पोषण करना और शरीर का संरक्षण करना था, उसमें मानव ने प्राकृतिक नियमों की अवहेलना की और अवहेलना करने के कारण जो उत्पादित वस्तु है वो जहर युक्त हो गई, उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो गया और इसके साथ साथ उपजाऊ मिट्टी की गुणवत्ता का भी ह्रास हो गया। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो उत्पादन होता है इसमें जो कीटनाशक का उपयोग होता है ये कीटनाशक सिंचाई में जो हम पानी डालते हैं वो पानी के साथ घुलकर नदियों में और ग्राउंड वाटर में जाके उसको भी जहर युक्त बना रहे। और इस प्रकार से एक जो पर्यावरणीय संकट है वो भी पैदा हुआ है। तो प्रश्न है कि शरीर का पोषण और संरक्षण तो चाहिए और इसके लिए हमको आवश्यकता से अधिक उत्पादन भी चाहिए, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को या पूरी मानव जाति को जितना भी आहार अन्य वनस्पति के रूप में सब्जियां और दूध आदि और फल, इन सब की जो आवश्यकता है वो हमको आवश्यकता से अधिक उपार्जन करना पड़ेगा। और यदि हम व्यवसाय आयाम को ठीक नहीं करते हैं तो उस स्थिति में जो हम उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको धन कहते हैं, धन का मतलब उपार्जित वस्तु होता है, तो वो प्रदूषित होता है, शरीर में रोग को जन्म देता है, बीमारियों को पैदा करता है और साथ साथ उत्पादन प्रणालियों में विकृतियों को पैदा करता है। आप तो सब जानते होंगे कि गांधी जी भी इस प्रकार की कृषि के पक्ष में नहीं थे। वो दूरदर्शी थे, इसलिए वो इस बात को पहचानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मानव जाति है वो प्रलोभन का शिकार हुई
उसमें व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ हावी हुई और साथ साथ उत्पादन जो है धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्थाओं के हाथ में सारा उत्पादन धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रामीण जीवन शैलियों की उपेक्षा करके उसके स्थान पर शहरी जीवन को अपनाया और शहरी जीवन में गैर उत्पादक समाज बढ़ता गया। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में 3-4 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से अधिकांश लोग यानी आबादी का लगभग 90-95% जो है वो गैर उत्पादक है, और इसलिए जो गैर उत्पादक है उसका पेट भरने की जवाबदारी जो है उत्पादक वर्ग के ऊपर आती है। इसलिए दिल्ली का पेट भरने का जवाबदारी जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर आती है, और इस प्रकार से एक समस्या बनती है। तो मुझे महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने परंपरागत खेती और परंपरागत उद्योग को संरक्षित करने की बात और उसी के लिए मानसिकता तैयार करने की बात नई तालीम में की थी। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि दुनिया में धाराएं कुछ इससे विपरीत बह रही थी, और इसके विपरीत बहने का मूल कारण ये था, आदमी को नहीं समझा गया, आदमी की मूल प्रवृत्तियों को नहीं समझा गया, आदमी परिभाषित नहीं हो पाया, आदमी की आवश्यकताओं को ठीक से समझा नहीं गया, और इसलिए आवश्यकताओं से संबंधित मानसिकता का निर्माण मानव में नहीं हो पाया, और इसके कारण से हमारी उत्पादन प्रणालियाँ पोषण संरक्षण के उद्देश्य से किसी और दिशा में चली गई और उसमें विकृति आ गई, दोष आ गया। उसके कारण से समस्याएं बढ़ रही हैं, और अभी ऐसा कहते हैं कि पंजाब हरियाणा की ज़्यादातर ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। उसमें केवल बहुत बड़ी मात्रा में रसायन डाल के कुछ ही खाद्यान्नों को पैदा किया जा सकता है। वहाँ पर जो बाकी जगह पे जो सहजता से अन्य प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है, खाद्यान्न सामग्री या सब्जियों का उत्पादन हो जाता है, वो वहाँ संभव नहीं बचा है। और अमूमन देश में और भी जगह पर यही प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही है। इसीलिए आप सब लोगों को पता ही होगा कि देश में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का मूवमेंट जो है वो पैदा हुआ है। पिछले दिनों गुजरात विद्यापीठ में भी इसको लेकर एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें किसान इकट्ठे हुए और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि को लेकर चर्चा हुई। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन सभी चिंताओं से अवगत कराया गया, क्योंकि बेसिकली जो मानव का स्वभाव है वो अपराध नहीं करना चाहता है, दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता है। तो मानव की जो मूल प्रवृत्ति है वो मूल प्रवृत्ति है कि वो न्याय का याचक होता है, सही का वक्ता होता है, सत्य का वक्ता होता है और सही कार्य करना चाहता है। लेकिन जब उसको समझ में नहीं आता है और वातावरण नहीं होता है शैक्षिक संस्थाओं में या समाज में या गांव में, तो वो भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होने के बाद जिस क्रियाकलाप को अपनाता है वो मानव जाति के लिए समस्याकारी हो जाता है, समस्या को जन्म देता है। तो मैंने आपसे कहा कि मानव में समझने और जीने के 2 आयाम हैं। उसमें से एक आयाम जिसको हम समझने का कह रहे हैं, उसमें 2 आयाम हैं, जिसको हम लोग अनुभव का आयाम कह रहे हैं, जो एक्सपीरियंशियल एरिया है लाइफ का। उसको कुछ लोग आध्यात्मिक क्षेत्र भी बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र से भी बड़ा क्षेत्र मैं उसको मान सकता हूँ, तो इसीलिए उसको एक्सपीरियंशियल एरिया बोल सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है जिसको बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं, बौद्धिक क्षेत्र का मतलब है जहाँ
मानव जो है विचार करता है। पूरी मानव जाति के विचार को यदि हम विश्लेषित करें तो मानव जाति में जो विचार हुआ है उसको हम लोग आइडियोलॉजीज़ में, फिलॉसफीज़ में और लॉजिक में, मीमांसाओं में, इस तरीके से हम पूरी विचारधारा में जिसको विचार करें। और फिर ये विचार दो स्तर पे है, एक है जिसको हम लोग आइडियलिज्म बोलते हैं और दूसरा मटेरियलिज्म है। एक आदर्शवादी तरीके से विचार किया गया है, दूसरा भौतिकवादी तरीके से विचार किया गया है। यदि इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये जो विचार आयाम है इसका मूल उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने व्यवसाय आयाम का जो मूल उद्देश्य बताया वो शरीर का पोषण और संरक्षण है, तो विचार आयाम का जो मूल उद्देश्य है वो समाधान को प्राप्त करना है, क्योंकि मानव समस्या में जीना नहीं चाहता है। इसलिए समस्या के समाधान करने के लिए मानव में नैसर्गिक रूप से विचार का क्रिया है और मानव शिक्षा संस्कार विधि से विचार करता है। यदि हम देखें तो आदिकाल से जो शिक्षा है या शिक्षा की परंपरा है, शोध है और शोध की परंपरा है, और जो अनुसंधान है और अनुसंधान की परंपरा है। अनुसंधान की परंपरा में बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, है ना, ऐसा हम लोग पहचानते ही हैं। एक मिनट, और रिसर्च के माध्यम से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को पहचानते हैं और फिर उन रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये भी विचार आयाम है, और उससे निष्कर्ष निकालते हैं। और वो जो निष्कर्ष होते हैं वो थ्योरी के रूप में रहते हैं, सिद्धांत के रूप में रहते हैं, और सिद्धांत ही आगे जाकर दर्शन का रूप लेते हैं, जिनको हम लोग फिलॉसफीज कहते हैं। जैसे भारतीय दर्शन है, जिसको यदि हम कहें तो वैदिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जिसको हम मिला के इंडियन फिलॉसफीज कहते हैं। वैदिक दर्शन को यदि हम समझने जाते हैं तो उसमें 6 दर्शन हैं, जिसको न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यदि हम शिक्षा में जो शिक्षा मनोविज्ञान है या शिक्षा दर्शन है, या जो शिक्षा की टैक्सोनॉमी है, जिसको हम लोग ब्लूम कहते हैं, ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ब्लूम करके एक व्यक्ति हुआ है, तो वो इसको कह रहा है कि ये कॉग्निटिव एरिया है, जिसको हम लोग संज्ञान का एरिया बोलते हैं, संज्ञान का क्षेत्र बोलते हैं। और हम इसको कह रहे हैं कि ये बौद्धिक क्षेत्र है, और बौद्धिक क्षेत्र में विचार आयाम है। और दूसरा मैंने कहा कि वो एक्सपीरियंशियल एरिया है, अनुभव का क्षेत्र है, या स्पिरिचुअल एरिया है, स्पिरिचुअल क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इन दोनों के माध्यम से मानव जाति अपनी समस्याओं का समाधान करती है और निरंतर करती रहेगी। इस प्रकार से हम मानव जाति को देख सकते हैं। और इसीलिए शिक्षा की परंपरा है, शोध की परंपरा है, अनुसंधान की परंपरा है, विचारधाराएं हैं, लॉजिक सिस्टम है, और मूल्य की मीमांसा है, तत्व की मीमांसा है, ज्ञान का मीमांसा है, जिसको हम लोग फिलॉसफी की लैंग्वेज में कहते हैं एपिस्टीमोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है। एपिस्टीमोलॉजी जो है ज्ञान मीमांसा है, ऑन्टोलॉजी जो है वो तत्व मीमांसा है, और जिसको हम एक्सियोलॉजी कह रहे हैं वो मूल्य मीमांसा है। तो मानव जो है वो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था पूर्वक जीना चाहता है, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था के बिना यदि मानव जीने का प्रयास करता है तो उसमें एनार्की या अराजकता होती है, या डिसऑर्डर होता है, या जिसको कहें जंगल राज्य होता है।
आदमी जानवरों की तरह से जीता है। तो यदि हम जानवर से ऊपर उठ के मानव की तरह से जीना चाहते हैं तो हमको संस्कृति का विचार करना होता है, सभ्यता का विचार करना होता है, विधि का विचार करना पड़ता है और व्यवस्थाओं का विचार करना पड़ता है। तो यदि मानव के विचार आयाम के विकास को यदि हम लोग समझें या विचारात्मक इतिहास को समझते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि मानव अपनी समस्याओं के समाधान के अर्थ में सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था का विचार करता रहा है और ज्ञान, विवेक और विज्ञान का विचार करता रहा है। ज्ञान का मतलब जिसको अपन कॉग्निटिव एरिया बोल रहे हैं, विवेक का मतलब है जिसको बिहेवियरल एरिया बोलते हैं, जिससे बिहेवियरल साइंसेज आती हैं, या एजुकेशन में भी बिहेवियरल एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान में बिहेवियरल साइकोलॉजी भी है जो विवेक का एरिया है, और तीसरा विज्ञान का एरिया है जिसको हम लोग अभी विज्ञान के विचार के रूप में पहचानते हैं। विज्ञान का विचार भी कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1000-1500 साल पुराना है, और उससे पूर्व विज्ञान के विचार के पूर्व जो विचार था जिसको हम लोग आदर्शवादी विचार कह रहे हैं, और इसी विज्ञान के विचार में धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जिसको भौतिकवादी विचार कह रहे हैं। तो ये सभी विचारधाराएं जो है मानव की समस्याओं के समाधान के अर्थ में हैं, और जब कोई पूर्व की विचारधारा से समाधान नहीं निकलता है उस स्थिति में जो चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं या महापुरुष होते हैं, वो विचार में विकल्प को स्वीकार करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने एक वैचारिक विकल्प के रूप में कुछ बात की जिसको हम लोग गांधी दर्शन के रूप में जानते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने एक विकल्प को अपनाया जो शंकराचार्य से पूर्व का जो दर्शन था, जिसको जैमिनी का दर्शन बोलते हैं, जिसको धर्म मीमांसा कहते हैं, और शंकराचार्य जी को लगा धर्म मीमांसा से समाधान नहीं हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने ज्ञान मीमांसा के रूप में एक नए, जिसको अपन अद्वैत वेदांत भी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया। फिर इसी ज्ञान मीमांसा में 6 आचार्यों ने विकल्पात्मक तरीके से विचार किया, जिनको हम लोग माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि के रूप में जानते हैं। पाठक जी, उनको एक मिनट, जो भी आपने बोला ना, अभी उनको कुछ पूछना है तो उनको वो करे थोड़ा। जरूर पूछिए। एक आदमी ने, हाँ नहीं ऐसे मित्रों, जो बात हुई અત્યાર સુધી મિત્રો જે વાત થઈ એમાં તમારે સામેથી કંઈ પૂછવું હોય એ માટે તમને લોકોને આ જે રજૂઆત થઈ એના સંદર્ભમાં તમે વિચારી અને કંઈક પૂછી શકો એ માટે તમે 1-2 મિનિટનો સમય આપીએ છીએ। જ્યારે એક જણ પૂછે ત્યારે માઇક બંધ હોવા જોઈએ। અમારું માઇક પણ અમે બંધ કરી નાખીશું, ખાલી પાઠકજી અને એટલે પાઠકજી સાંભળશે અને જે વિદ્યાર્થી જે છે એ પૂછશે। એટલે તમે લોકો, મને લાગે છે કે 1 મિનિટ, કારણ કે એક વ્યાખ્યાન થયા છે, તમે ક્યાંક સ્વની સમજ જે છે અને આખો જે છે બધું આપણું મનોવિજ્ઞાન છે, આપણું દર્શનશાસ્ત્ર છે, મન વિદ્યા છે, આપણે પોતે છીએ, આ બધા જે છે એના બધા એકબીજાના જે સંબંધો કહીએ ને, આંતરિક અને બાહ્ય, એ સમજાવવાનું થઈ રહ્યું છે મિત્રો। તો તમે હવે તમારે કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછો। દરેક મીન્સ 20-25 મિનિટ પછી આવું એક તમારા તમને પણ એક તક મીન્સ ઉપલબ્ધ થશે। બોલો, કંઈ પૂછવું હોય તો। हाँ सर, गुड आफ्टरनून।
जी, गुड हेलो। आफ्टरनून, बोलिए। बोलो है भाई। हाँ, तो सर मुझे ये जानना आप है पहले कि अपना नाम स्व बोलिए। नाम बोल के फिर हाँ, प्रश्न करिए जी। हाँ, मेरा नाम गामित हाबिल है। मेरा ये प्रश्न है कि स्व की सही पहचान क्या है, ये मुझे जानना है कि स्व की सही पहचान क्या है। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि पहले तो हर व्यक्ति अपने को मानव के रूप में स्वीकार करता है, और फिर जब अपन मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव में दो चीज़ें पता लगती हैं। एक उसका, जिसको जीवन का क्षेत्र बोलते हैं, और दूसरा शरीर का क्षेत्र है। तो मानव जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशन है। तो जो जीवन का जो क्रियाकलाप है उसको हम लोग आशा विचार इच्छा के रूप में पहचानते हैं, जिसको हम जीवन का जीवन कह रहे हैं। जीवन का मतलब आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता, दूसरे अर्थों में कहें तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इन सबको मिला के सम्मिलित रूप से अविभाज्य रूप से जीवन कह रहे हैं। जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता होता है। जीवन ही शरीर के माध्यम से क्रियाकलाप करता है। और जो शरीर है जिसको हम कह रहे हैं, ये भौतिक रासायनिक रचना है, और इसमें इंद्रिय क्रियाकलाप के रूप में ज्ञानेंद्रियों का कर्मेंद्रियों के क्रियाकलाप के रूप में शरीर परिभाषित होता है। लेकिन इसको जब समझने जाते हैं तो ये पता लगता है कि जो जीवन है वही शरीर को जीवंत बनाए रखता है। ऐसा कैसे पता लगता है? तो जैसे ही आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इंद्रिय क्रियाकलाप बंद हो जाता है। खासकर जो ज्ञान इंद्रियों का क्रियाकलाप है वो बंद हो जाता है, और जीवन का पहचान होता नहीं। ऐसे मृत शरीर में आशा विचार इच्छा का पहचान नहीं होता है। तो इसलिए पता लगता है कि आशा विचार इच्छा के जाने से शरीर की जीवंतता जो है वो समाप्त हो जाती है। इसको यदि ऐसे भी देख सकते हैं कि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही मानव का प्रकाशन है। तो जब प्रश्न उठता है मैं कौन हूँ, जिसको आपने कहा सेल्फ क्या है, तो मैं कौन हूँ, इसके उत्तर में यही आता है कि शरीर मेरा है और मैं जीवन हूँ। क्योंकि मैं विचार करता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ, मैं शरीर को जो निर्देश देता हूँ उसके अनुसार शरीर कार्य करता है। तो इसलिए कर्ता के रूप में मैं हूँ, समझने वाला मैं हूँ। शरीर का कोई अंग अवयव नहीं समझता है, समझने वाला मैं हूँ। और इसलिए मैं ये कहता हूँ मैं समझ गया या मैं नहीं समझा। तो दृष्टा के रूप में यानी समझने वाले के रूप में, कर्ता के रूप में यानी करने वाले के रूप में, और भोक्ता के रूप में यानी यदि मैं सही करता हूँ मैं सुखी होता हूँ, मैं गलत करता हूँ दुखी होता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा अपना होना जीवन के रूप में स्पष्ट होता है। और जीवन जो है वो शरीर को चलाता है, शरीर को जीवंत बनाए रखता है। जीवन शरीर की जो इंद्रिय क्रियाकलाप है, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय कह रहे हैं, उसी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। जिसमें आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और स्पर्श इंद्रिय है। इनके जो विषय हैं, जिनको हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं, उन्हीं से जीवन अभिव्यक्त होता है। और जब जीवन नहीं होता है तो इंद्रियों का क्रियाकलाप जो है वो नहीं होता है। इसलिए जिसको हम जीवंतता कहते हैं वो जीवन से ही होती है शरीर में। अब जीवन को जब समझने जाते हैं तो ये पता लगता है कि जीवन में एक आशा नाम की चीज़ है, जिसको हम सुख की आशा के रूप में पहचानते हैं। दूसरा विचार नाम की क्रिया है। विचार नाम की क्रिया को हम अपने अंदर में तुलन और विश्लेषण के रूप में पहचानते हैं। हमारे अंदर निरंतर तुलना चलती रहती है और हम निरंतर विश्लेषण करते रहते हैं। हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, अपने चारों ओर जो भी वातावरण है उसके संपर्क में आते हैं, उसका तुलना करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद तीसरा जो एरिया है जिसको जीवन के अंदर का, वो इच्छा है। हम सब के अंदर में इच्छाएं निरंतर बनती रहती हैं। यदि इच्छाएं पूरी होती हैं, सफल होती हैं,
तो हम तृप्त होते हैं, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या सफल नहीं होती हैं तो हम दुखी होते हैं। तो यदि जीवन में भ्रम रहता है, आशा विचार इच्छा भ्रमित रहते हैं, भ्रमित आशा भ्रमित विचार भ्रमित इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं और उनके माध्यम से जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्ति नहीं मिलती है, तो जीवन में दुख अशांति और असंतोष होता है। और यदि जीवन में आशा की समझ होती है, विचार की समझ होती है, इच्छा की समझ होती है और वो इच्छाएं सार्थक इच्छाएं होती है, शुभेच्छाएं होती हैं, तो जीवन में सुख शांति संतोष आनंद होता है। तो इस प्रकार से जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं वो बेसिकली जीवन है, और जिसको हम शरीर कह रहे हैं वो भौतिक रासायनिक रचना है जो माँ के गर्भ में बनती है और इसके बाद उसको जीवन चलाता है। तो जीवन जो है वो शरीर को चलाता है, और जब जीवन शरीर को नहीं चलाता है उसी को हम कहते हैं कि शरीर की मृत्यु हो गई। और शरीर की जब मृत्यु होती है तो उसमें इंद्रिय क्रियाकलाप शून्य हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि शरीर की मृत्यु के बाद शरीर का जो संगठन होता है वो तेजी के साथ विघटित होने लगता है, यानी शरीर के सड़ने का क्रिया, उसके विघटित होने का क्रिया बहुत तेजी से घटित होता है और कुछ घंटों में ही 40-50 घंटे में ही शरीर जो है सड़ जाता है पूरा। तो इसका मतलब है उसको जीवन बनाए रखने का काम जीवन करता है। तो इस रूप में सेल्फ को पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है इसमें? हाँ जी सर। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हेबल क्या रहता है ને हेबल, हाँ तो हाँ પ્રશ્ન પૂછો હેબલ, એના ઘણી બધી જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ. બીજા કોઈ હવે એકને હજી તક આપું છું, પછી પાછું આગળ આપણે શરૂ કરીએ. બીજા કોઈ? और कोई प्रश्न हो तो जी बताइए। सर हाँ हाँ जी सर ભાવેશ. समझ और आत्मत्व का क्या मीनिंग होता है? जी समझ और आत्मत्व आत्मा का क्या मतलब होता है? आत्मा का मतलब होता है कि जीवन में जो दृष्टा है उसको आत्मा कहते हैं। नहीं, पहला पाठक जी उसका जरा प्रश्न स्पष्ट कीजिए, वो एक्चुअली क्या, दो शब्द क्या है उसका? हाँ हाँ बताइए। फरीथी शेयर फरीथी बोलो, शब्द पर बोलो. समझ का जो विकास होता है जी जी तब जीवन का दरेक तथ्य आत्मत्व अनुभूति होता है। ठीक बात है। तो प्रश्न क्या है आपका? समझ और आत्मत्व में जो मीनिंग है ना उनके बीच में अंतर का। समझ को धारण कर, पाठक जी उसको ऐसा है कि समझ जैसे प्राप्त होती है ना, तो मतलब कि आत्म तत्व की जानकारी मिलती है। हाँ बस ठीक है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक होता है समझदारी और दूसरी होती है समझदारी जिसमें होती है ना। जैसे एक आँख के रूप में इंद्रिय है और इसमें एक देखने का क्रिया है, ये दो अलग अलग प्रकार की चीजें हो गई। देखने का क्रिया और आँख का होना। आँख एक इंद्रिय है, देखने का क्रिया जो है वो उसके अंदर का क्रिया है, और आँख से देखने के बाद आदमी कुछ समझता है, तो ये तीसरा हिस्सा हो गया समझने वाला एरिया। तो इसी प्रकार से जो जीवन में समझने वाला है उसी को आत्मा कह रहे हैं। जो समझने की वस्तु है उसको समझदारी कह रहे हैं। समझने की वस्तु क्या है, प्रश्न आएगा कि समझने की वस्तु क्या है। तो समझने की तीन ही प्रकार की वस्तुएं हैं। एक वस्तु है जिसको भौतिक क्रिया कह रहे हैं, दूसरी वस्तु है जिसको रासायनिक क्रिया कह रहे हैं, और तीसरी वस्तु है जिसको जीवन क्रिया कह रहे हैं। भौतिक क्रियाकलाप को आदमी समझता है, रासायनिक क्रियाकलाप को आदमी समझता है, और इसके बाद जीवन का क्रियाकलाप उसको समझता है।
अब इसको समझने का मतलब क्या है? जब हम भौतिक क्रियाकलाप को समझते हैं, उसमें समझने की चीज़ क्या है? मूल जिसको प्रयोजन कहते हैं, वो क्या चीज़ है? उसमें समझने की वस्तु है नियम, उसमें समझने की वस्तु है नियंत्रण, उसमें समझने की वस्तु है संतुलन, और कहें तो उसका जो रेगुलर बिहेवियर है, यानी जो नियमित आचरण है, वही समझने की वस्तु है। समझता कौन है? प्रश्न आएगा, समझता कौन है? तो कहा कि जीवन समझता है, और जीवन में भी आत्मा समझता है। जब आत्मा समझ जाता है तब उसको कहते हैं वो अनुभव है। यदि वो नहीं समझा होता है तो कहते हैं अभी अनुभव नहीं है। स्पष्ट हुआ आपको? नहीं सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर और बीच बीच में प्रश्न लेते जाएंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो समझने का एरिया है, जिसको हम लोग एक्सपीरियंशियल एरिया कह रहे हैं, या जिसको कुछ लोग आध्यात्मिक क्षेत्र बोलते हैं ना, तो उसमें समझने की वस्तु क्या है? जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप में समझने की वस्तु नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, और उसका नियमित आचरण है, रेगुलर बिहेवियर ऑफ नेचर। क्योंकि हम रेगुलर बिहेवियर को क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध है। जैसे क्लाइमेट है ना, मौसम है, मौसम का एक निश्चित आचरण है। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अवधि के लिए ठंडी गर्मी बरसात होती है, और ये ठंडी गर्मी बरसात एक निश्चित अवधि में होती है, एक निश्चित समय में होती है। इसीलिए मानव अपनी उत्पादन प्रणालियों को इसी के अनुरूप सुनिश्चित करता है, क्योंकि मानव जानता है कि ठंड में कोई चीज़ें होती हैं, बरसात में कोई चीज़ें होती हैं, और गर्मी में कोई चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उपाय करता है। ठंड से बचने का उपाय करता है, गर्मी से बचने के लिए उपाय करता है। तो इस प्रकार से जो नियमित आचरण है, उसको समझना ही एक्सपीरियंस है, जिसको अपन अनुभव का क्षेत्र कह रहे हैं। जो नियम, नियंत्रण, संतुलन और निश्चितता के रूप में है। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन और निश्चित आचरण की जो समझ है, इसी को व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। और ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कि जो प्रकृति में नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, निश्चित आचरण है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का आचरण निश्चित है। वो सूर्य का चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पे घूमती है, और अनंत काल से घूम रही है। हमको पता नहीं है कितने काल से घूम रही है। कुछ लोगों ने गणना करके काल का अनुमान लगाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकता के अनुसार तो केवल इतना समझ में आता है कि अनंत काल से घूम रही है। हमारी गणना में वो काल नहीं आता है, और या उसको कहें कि कई लाखों करोड़ों साल से घूम रही। तो इससे पता लगता है कि पृथ्वी का बिहेवियर निश्चित है, और यदि पृथ्वी का बिहेवियर निश्चित है तो पृथ्वी का वातावरण निश्चित है, तो मौसम भी निश्चित है, दिन और रात भी निश्चित है, चंद्रमा की चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, ये भी निश्चित है। हमको पता रहता है पूर्णिमा किस तारीख को आएगी, अमावस्या किस तारीख को होगी। तो ये जो नियमितता है, जो निश्चितता है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अध्ययन मानव अपने जीने के अर्थ में ही करता है। उसी को प्रयोजन कहते हैं। हम क्यों व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं? क्योंकि हम उसके अनुसार जी सकें। यदि हम उसके अनुसार नहीं जीते हैं तो हमको समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे मानव शरीर है ना, तो रात के समय वो सोने के लिए और दिन के समय काम करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति रात में जगता है, दिन में सोता है, उसका शरीर बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है रोगग्रस्त होकर। तो इसीलिए हमको शरीर की प्रकृति यानी शरीर का नियम, नियंत्रण, संतुलन भी समझना होता है। जैसे शरीर के अंदर कफ, पित्त, वात का संतुलन होता है, सप्त धातुओं का संतुलन होता है,
पंचवायु का संतुलन होता है, जिनको हम व्यान उदान समान प्राण आदि बोलते हैं। इन सब पंचवायुओं का संतुलन, पंचाग्नि का संतुलन होता है। तो यदि शरीर में ये संतुलन बना रहता है, जैसे खनिज का संतुलन होता है, शक्कर का, शुगर का संतुलन होता है, और शुगर का संतुलन बिगड़ता है, उसी को डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम का भी संतुलन होता है। यदि पोटेशियम कम हो जाता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या ब्रेन में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। यदि सोडियम का डिसऑर्डर होता है या संतुलन बिगड़ता है तो आदमी कोमा में चला जाता है। पोटेशियम में भी कोमा में जाता है, सोडियम में भी कोमा में जाता है यदि कम होता है। और यदि ये बढ़ता है तो शरीर में अनेक प्रकार की समस्या को जन्म देता है। इससे पता लगता है कि अस्तित्व में जो भी भौतिक रासायनिक संसार है वो नियम के साथ है, नियंत्रण में है, संतुलन में है और निश्चित आचरण के साथ है, जिसको अपन रेगुलर बिहेवियर कह रहे हैं, जिसको व्यवस्था कह रहे हैं। इसको हम कहाँ पहचान सकते हैं? तो अपने शरीर में पहचान सकते हैं, धरती के वातावरण में पहचान सकते हैं। तो मानव जाति के पास यदि कोई अनुभव की पूंजी है तो वही है कि वो प्रकृति के नियम, नियंत्रण, संतुलन को, उसके निश्चित बिहेवियर को अपने जीने के अर्थ में, यानी जीने के प्रयोजन के अर्थ में उसको पहचानता है। क्योंकि यदि उसको नहीं पहचानेगा तो मानव समस्याग्रस्त हो जाता है। मानव समस्याग्रस्त नहीं होना चाहता है। इसके बाद जो दूसरा एरिया है समझने का, वो है न्याय का एरिया। न्याय को हम लोग मानव मानव संबंध में पहचानते हैं। मानव प्रकृति संबंध एक होता है और मानव मानव का संबंध होता है। मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है, जो हवा, पानी, मट्टी के साथ है, जो पेड़ पौधों के साथ है, जो वनस्पति के साथ है, जीव संसार के साथ है, जिसको कह रहे हैं मानव प्रकृति संबंध। जो सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, नक्षत्रों के साथ है, आकाशगंगा के साथ है, ये सब मानव प्रकृति संबंध है। और मैंने कहा कि मानव प्रकृति संबंध में समझने की वस्तु प्रकृति के अंदर जो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, निश्चित आचरण है, उसको वही समझने की वस्तु, वही मानव जाति का अनुभव है और इसी को समझने के लिए शिक्षा है। दूसरा जो एरिया है जिसमें मानव मानव के साथ संबंध में रहता है, क्योंकि हर मानव का जन्म जो है माता पिता के योग से होता है। माता के गर्भ में शरीर रचना होती है और इसके बाद उसका जन्म जो है माता से होता है, और बच्चा जन्म से ही माता के साथ संबंध को पहचाने रहता है। फिर धीरे धीरे वो परिवार के अन्य संबंधों को पहचानता है, पिता को पहचानता है, भाई बहन को पहचानता है, और परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है, जिनको हम अभिभावक बोलते हैं। जैसे काका है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, आदि आदि, इनको भी संबंधों को वो पहचानता है। तो संबंधों को पहचानना और उसमें मूल्यों का निर्वाह करना, जैसे माँ ममता मूल्य का निर्वाह करती है, पिता वात्सल्य का करता है, भाइयों के बीच में विश्वास, सम्मान, स्नेह होता है। तो इस प्रकार से संबंध को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना और मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद जीना, तृप्तिपूर्वक जीना। क्योंकि यदि संबंध का पहचान नहीं होता है, संबंध में निहित अपेक्षाओं का पहचान नहीं होता है, संबंध की स्वीकृति नहीं होती है, संबंध में जिम्मेदारी को निर्वाह करने की स्वीकृति नहीं होती है, जिसको हम लोग कर्तव्य दायित्व कहते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, ऐसे ही हर संबंध में कुछ कर्तव्य दायित्व होते हैं। यदि उन जिम्मेदारी को स्वीकार करके उनका निर्वाह नहीं करते हैं तो मानव में न्याय नहीं होता है, वही अन्याय है। तो इसलिए मानव न्याय को समझना चाहता है। फिर मानव धर्म को समझना चाहता है। धर्म का मतलब होता है समाधान। समस्या अधर्म है और समाधान जो है वो धर्म है। धर्म को मैं यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ, जो संस्थागत धर्म है उस रूप में धर्म नहीं कह रहा हूँ। धर्म का मतलब है जिसकी जो धारणा है। जैसे हम लोग कहते हैं पानी का गुणधर्म क्या है, तो पानी का गुणधर्म जो है उसकी शीतलता है ना। तो सर
जी बोलिए। मेरा एक सवाल है। जी आपके हमारे जो रिलेटिव में कुछ मम्मी पापा है और मेरे फ्रेंड है, तो इसकी कोई अवसान होता है तो हमको इस दिन चैन नहीं पड़ता है। थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए, आप क्या कहना चाहते मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हमारे रिलेटिव में कोई है लेकिन मेरा फ्रेंड ही है, एग्जाम्पल के लिए। हैं। जी तो वो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, जी लेकिन अबे तो कल नाइट से ऐसा एक दाखला आया था, तो इस नाइट के हमको नींद नहीं आ रही थी जी। और सुबह में हमको पता चला कि तुम्हारा फ्रेंड चला गया है। तो ये क्या सच है? ये क्या है? ये क्या सच है कि आपको इसको अगले अगले दिन पता चल सकता है कि आपका माइंड है ना, हाँ इसको क्या कैसा लगता है कि आपके साथ कुछ इसका आत्मा छोड़ गया, हाँ। जो घटना होने वाली है, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसा सवाल है, ये सच होता है? नहीं, मुझे आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। तो जैसे आपका आपका मित्र जो है आपको छोड़ के चला गया है, દેવજી इसकी- ફરીથી જરા પૂછો, દેવજી ફરીથી ગુજરાતીમાં પૂછો, પછી હું પાઠકજીને સમજાવું. બોલો દેવજી. બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે હા, ગુજરાત પૂછો દેવજી. આપણા સંબંધી કોઈ હોય ને, દાખલા તરીકે મારા દાદીમાં છે, હા હું હા અમદાવાદ છું ને ત્યાં છે, એ એક્સપાયર થઈ ગયા છે। તો બરાબર. તો એના આગળના દિવસે મને કોઈ કીધું નતું, છતાં પણ મનથી એવું થઈ ગયું કે આજે કંઈક થઈ રહી છે ઘટના એમ। બરાબર બરાબર. હા હા હા. તો આ શું છે? હા, આ સાચી વાત। બરાબર ને? હા, આ હા શું હા 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 હા. પાઠકજી, जी मुझे अभी तू तारू माइक बंद कर दे। पाठक जी, ये जो है वो मीन्स पाठक जी मुझे सुन रहे हो ना आप? हाँ, सुन रहा हूँ दीदी, बोलिए। पाठक, सुन रहा हूँ मैं। हाँ वो जो है वो कि जो है हमारा स्टूडेंट वो ऐसा बता रहा है कि पर ऐसा होता है कि जैसे संबंध है, संबंध माँ का, मित्र का है, पिता का है, ऐसे करके दादा दादी का है। जी ने बोला कि जैसे मैं यहाँ गुजरात विद्यापीठ के छात्रावास मेरे रूम में हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, और मेरे परिवार में मेरा जो गांव है जी तो उसमें मेरे दादी माँ है वहाँ। हाँ और दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि मेरे दादी माँ का बस हो गया, लेकिन उसके अगले दिन मुझे यहाँ विद्यापीठ में छात्रावास में मैं था और मुझे ऐसा हो रहा था अगले को या तो अगले दिन से कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ हमारे पद में संबंधों में कुछ अघटित होने वाला है। तो कहने का उसका ये कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ये तो यहाँ विद्यापीठ पद में बैठा है, उसके गांव में उसके दादी माँ बैठे हैं, तो और उनका इस प्रकार का हो गया, तो ये जो संबंध में और तत्व है उसमें कुछ इस प्रकार का है, वो जानना चाहता है, इसलिए पाठक जी। हाँ हाँ, ऐसा होता ही है क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व है। हम लोग सब आपस में अंतर संबंध में ही रहते हैं, तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे दूर कोई घटना घटती है, उसका पूर्वाभास हो जाता है। और ऐसा देखा गया कि ये पूर्वाभास जो है जानवरों को भी होता है। जैसे भूकंप आता है तो कुछ प्रकार के जीवों को, पक्षियों को उसका पूर्वाभास हो जाता है। जैसे कहीं बाढ़ आने की संभावना रहती है, उसका पूर्वाभास जो है वो जीवों को हो जाता है और वो बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो सुनने में मिलती हैं। जैसे कोई एक ट्राइबल सोसाइटी है किसी द्वीप में, तो जब वहाँ पर भूकंप आता है तो उनको पहले से पता लग जाता है, या सुनामी आती है तो उनको एक दिन पहले से ही इसका भास हो जाता है और वो उस जगह से चले जाते हैं। कई बार नहीं जा पाते हैं तो फिर वो शिकार होते हैं, लेकिन इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है और लोग ऐसा पाते हैं कि ऐसा घटना होता है। क्योंकि
अस्तित्व से अस्तित्व है, क्योंकि मानव जो है, यदि हम मानव को समझते हैं और विकास को समझते हैं तो जो भौतिक रासायनिक क्रिया है वही विकसित होकर प्राणावस्था के रूप में बनती है, जिसको हम लोग वनस्पति संसार कह रहे हैं। तो भौतिक रासायनिक और प्राणावस्था में जो विकास होता है उसी से जीवावस्था बनती है, और जीवावस्था में जो विकास होता है उसी से ज्ञानावस्था के रूप में मानव है। और ये सभी लोग आपस में अंतर संबंध में हैं। तो इसी अंतर संबंध के प्रति यदि तादात्म्यता रहती है तो कुछ घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। शायद वो इसी की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट है कि हमको दुख क्यों होता है। तो दुख इसीलिए होता है कि उस संबंध का जो सुख होता है वो हमको लगता है कि अब वो सुख नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है, कुछ समझ में आ रहा होगा। सही उत्तर मिला सर, थैंक यू। जी હા દેવજી, એટલે બધાને ના થાય, પણ સામાન્ય રીતે બહુ જ ક્લોઝ એમ બહુ નજીકથી આપણે કેટલીક રીતે જોડાયેલા હોઈએ, અને એટલે પેલું કહીએ ને કે સહઅસ્તિત્વ, અસ્તિત્વ અને સહઅસ્તિત્વ એની આમાં સ્વીકૃતિ મળે છે, એટલે એવું થવું સ્વાભાવિક છે અને એમાં કંઈ ખોટું નથી, અને આવું ઘણાને થાય પણ છે। હા, तो मैंने आपके साथ एक बात की कि जो समझने का एरिया है उसमें एक अनुभव वाला एरिया है, जिसको एक्सपीरियंशियल या स्पिरिचुअल एरिया क्षेत्र भी बोलते हैं, और उसके बिना समझ पूरी नहीं होती है। आदमी को कितना भी रट ले, याद कर ले, किताबें पढ़ ले, लेकिन यदि उसमें नियम नियंत्रण संतुलन समझ में नहीं आया है तो कहते हैं कि अभी इसको कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन समझा नहीं है। तो नियम नियंत्रण संतुलन ही मूल समझने की वस्तु है, और नियमित आचरण को समझना ही समझने की मूल वस्तु है। तो इस प्रकार से जो समझने का क्षेत्र है, जिसको एक्सपीरियंशियल एरिया बोल रहे हैं, उसमें समझने की वस्तु के रूप में नियम नियंत्रण संतुलन है, और ये नियम नियंत्रण संतुलन प्राकृतिक संबंधों में समझा जाता है। लेकिन जब मानव संबंध में इसको देखते हैं तो मानव संबंध में समझने की वस्तु जो है वो न्याय है। तो न्याय है, धर्म है, सत्य है, ये तीन चीजें मानव संबंध में समझने की होती हैं। तो न्याय किसको कह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि संबंध को पहचानना और संबंध में मूल्यों को पहचानना, क्योंकि कोई भी संबंध विश्वास के बिना नहीं होता है। यदि अविश्वास है तो संबंध नहीं है, विश्वास है तभी संबंध है। यदि आपस में रिस्पेक्ट नहीं है तो संबंध नहीं है, स्नेह नहीं है तो संबंध नहीं है। यदि स्नेह की जगह द्वेष है तो हम कहेंगे संबंध नहीं है। माँ में यदि ममता है तो संबंध है, ममता नहीं है तो संबंध नहीं है। पिता में वात्सल्य है तो संबंध है, वात्सल्य नहीं है तो संबंध नहीं है। इसी प्रकार से मित्रों में यदि परस्पर सहयोग है तो संबंध है, परस्पर सहयोग है, विश्वास है, एक दूसरे का सम्मान है तो मित्र संबंध है, नहीं तो मित्र संबंध नहीं है। ठीक है, ये समझ में आता है ना। तो इसलिए संबंध में समझने की वस्तु मूल्य है, क्योंकि मूल्यों में ही जीना होता है। यदि विश्वास में, यदि मित्र के बीच में या पति पत्नी के बीच में या माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, तो जीने का सुख है। उसी को कह रहे हैं कि संबंध है, क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और यदि मूल्य नहीं है तो जीने में सुख नहीं है, इसलिए संबंध नहीं है। तो इसलिए ये पता लगता है कि न्याय में मानव इसलिए जीना चाहता है क्योंकि न्याय में जीने में सुख है, संबंधों में जीने में सुख है। और इसीलिए जब कोई संबंध टूटता है तो मानव दुखी होता है। कोई भी संबंध टूटता है, कोई मित्रता टूटती है, पति पत्नी का संबंध टूटता है, माता पिता पुत्र पुत्री में अविश्वास होता है तो दुख होता है। तो इसलिए मानव को समझने का जो एरिया है वो है जिसको हम कह रहे हैं न्याय है। और ये जो संबंध हैं, इन संबंधों को 5 स्तरों पे समझा जाता है। एक व्यक्ति के स्तर पे, दूसरा परिवार में, तीसरा समाज में, और चौथा राष्ट्र में, और पांचवा अंतर्राष्ट्र में। और यदि कोई छठवीं जगह है तो मानव और प्रकृति संबंध है, यानी प्रकृति के साथ भी मानव का संबंध है। जैसे
यदि वातावरण में प्रदूषण होता है आदमी बीमार होता है, यदि वातावरण शुद्ध होता है आदमी स्वस्थ होता है। इससे पता लगता है मानव प्रकृति के साथ संबंध में है। और यदि मानव प्रकृति संबंध में नियम रहता है तो मानव सुखी रहता है। यदि नियम के विपरीत मानव जाति जीती है तो मानव का दुखी होना निश्चित है। जैसे हम लोग अभी वातावरण को प्रदूषित करने की विधि से जी रहे हैं, उसके कारण से वातावरण में हवाएं जो है वो जहरीली हो गई। हवा जहरीली होने से रोग बढ़ गए। जैसे दिल्ली में लोग बताते हैं कि 70% लोग जो है दिल्ली के लंग्स की बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा में जहर है। तो इस प्रकार से नैसर्गिक संबंध को भी समझना होता है। तो मानव में समझने का जो एरिया है वो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, निश्चित आचरण है। उसी प्रकार से मानव में समझने का एरिया न्याय है, धर्म है, सत्य है। और मानव का निश्चित आचरण है, क्योंकि मानव निश्चित आचरण पूर्वक ही मानव है, अनिश्चित आचरण पूर्वक मानव नहीं। क्योंकि जिसको हम लोग पशु मानव, राक्षस मानव कह रहे हैं या मानवीयता कह रहे हैं, उसका मतलब ही होता है अनिश्चित आचरण। और इसलिए अनिश्चित आचरण में विश्वास नहीं है, सुख नहीं है। अनिश्चित आचरण में सम्मान नहीं है, व्यक्ति का पहचान नहीं है। निश्चित आचरण में ही व्यक्ति का पहचान होता है, अनिश्चित आचरण में नहीं होता। तो ये जो दो आयाम है मानव के, जिसको हम कह रहे हैं समझने का आयाम, जिसको हम कह रहे हैं अनुभव का क्षेत्र और विचार का क्षेत्र, इन दोनों के माध्यम से मानव समझता है। फिर समझ के जीना होता है। तो मैंने कहा जीने में एक व्यवसाय आयाम है और दूसरा जिसको अपन कह रहे हैं वो व्यवहार आयाम है या सामाजिकता का क्षेत्र है। सामाजिकता का क्षेत्र क्या है कि मानव जो है वो अंतर संबंध में है, क्योंकि हर मानव, हर व्यक्ति, जैसे आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सब अपने परिवार के साथ ही हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपका परिवार है। परिवार के बिना आपकी पहचान नहीं है। परिवार के बिना यानी संबंधों में जिए बिना किसी व्यक्ति के आचरण का पहचान भी नहीं होता। उसके आचरण का पहचान संबंध में ही होता है, जब वो रिलेशनशिप में जीता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी क्लास में अपने शिक्षक के साथ और अपने मित्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, वही उसकी पहचान होती है या उसकी छवि होती है। तो इसलिए व्यक्ति में सार्थकता का पहचान संबंध में होता है। व्यक्ति में जीने का कार्यक्रम जो है वो संबंध पूर्वक होता है। व्यक्ति में सुखी होना भी संबंध में ही होता है, क्योंकि यदि संबंध नहीं होते हैं तो मानव का दुखी रहना निश्चित है। तो इस प्रकार से एक न्याय का एरिया होता है। न्याय के बाद दूसरा जो क्षेत्र है जिसको मैं कह रहा था धर्म का एरिया है। तो धर्म का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था में जीना ही धर्म है और व्यवस्था में जीना ही समाधान है। अव्यवस्था में जीना समस्या है और इसीलिए अव्यवस्था धर्म है। तो व्यवस्थाओं को यदि हम समझते हैं तो स्वयं में एक व्यवस्था होती है। स्वयं में व्यवस्था का मतलब जीवन में व्यवस्था होती है। जैसे शरीर में एक व्यवस्था है, जिसमें अभी मैंने बात की कि शरीर में जो है खनिज का संतुलन है, ताप का संतुलन है, दाब का संतुलन है। क्योंकि यदि दाब कम ज़्यादा होता है हार्ट में तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर कम हो गया। खनिज का असंतुलन होता है तो कहते हैं कि शुगर बढ़ गई है ना, या घट गई, या सोडियम पोटेशियम कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कैल्शियम कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो शरीर में एक निश्चित अनुपात में खनिज तत्व रहते हैं और यदि उन खनिज तत्वों का अनुपात बिगड़ता है उसी को रोग कह रहे हैं। इसी प्रकार से सप्त धातुओं का संतुलन होता है। यदि सप्त धातुओं का असंतुलन होता है, कपित वात का संतुलन होता है, तो शरीर रोगग्रस्त होता है। तो इसीलिए शरीर को भी समझना होता है कि शरीर में नियम क्या है, नियंत्रण क्या है, संतुलन क्या है, शरीर का निश्चित आचरण क्या है, शरीर का निश्चित क्रियाकलाप क्या है। यदि उसको समझते हैं तभी हम शरीर के साथ जी पाते हैं, नहीं तो शरीर के साथ नहीं जी पाते हैं। और यदि हम शरीर के साथ ठीक से नहीं जीते हैं तो शरीर समस्या बन जाता है, रोगी हो जाता है। और फिर आप अपनी जागृति को, समझदारी को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं या अपने मन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर आपको कार्य करने में सहयोग नहीं देगा।
तो इसलिए शरीर को समझना होता है, यानी जीवन में आशा विचार इच्छा को समझना होता है, मानव में जीवन और शरीर के सहअस्तित्व को समझना होता है, और इसके बाद मानव परिवार के सहअस्तित्व में समझ में आता है, क्योंकि मानव का हर व्यक्ति का जो आचरण होता है वो परिवार में ही समझ में आता है। परिवार में जो जीना, जिसको अपन संबंधों में जीना या न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता में जीना, और हर परिवार कोई ना कोई स्वावलंबन का काम करता है, उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन व्यवस्था में या परिवार व्यवस्था में भागीदारी करना, इन दोनों को मिला के कहते हैं व्यवस्था में जीना। मैं एक चार्ट आपको शेयर करता हूँ, यदि यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है? अब मुझे अलाउ किया है क्या चार्ट शेयरिंग अलाउ करना पड़ती है। हाँ हाँ, तो उसको बोलूं मैं? हाँ बोल दें तो अभी अच्छा। मैं बोलूं उसको? हाँ 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 हाँ। हाँ, मुझे लगता है अभी दिख रहा है क्या, आप लोगों को चार्ट दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है ना? तो मैंने आपसे कहा कि जो परिवार होता है, यदि आप जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा है मानवीय शिक्षा, है ना, अध्ययन अभ्यास और प्रयोजन, ऐसा लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा है ज्ञान, और फिर एक ट्रायंगल बना है, उसमें लिखा है ज्ञान विवेक विज्ञान। तो यही समझने का वस्तु केवल इतना ही है। जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो समझना है, जिसको विवेक कहते हैं वो सीखना है, और विज्ञान का मतलब करना है। तो मानव में जो लर्निंग के जो आयाम है वो 3 होते हैं। जो ज्ञान होता है उसको समझना समझाना होता है, और जिसको हम व्यवहार कहते हैं व्यवहार को सीखना सिखाना होता है, और जिसको स्किल कहते हैं वो करना कराना होता है। तो इस प्रकार से जब हम ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होते हैं तो समाधान आता है। समाधान का मतलब हमको क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका उत्तर मिल जाता है। तो उत्तर मिलता है तो हम परिवार में जीते हैं, जिसको अपन कह रहे हैं परिवार व्यवस्था में, या परिवार व्यवस्था में या संबंधों में जीना और उसमें भागीदारी करना। फिर जब परिवार समाधान समृद्धि संपन्न होता है तब वो समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है। समाज व्यवस्था में भागीदारी में जो समझा हुआ होता है उसको समझाना होता है, जो सीखा हुआ होता है उसको सिखाना होता है, जो हम करना हमको आता है स्किल के रूप में, उस स्किल को हम दूसरे को सिखाते हैं। तो इस प्रकार से परिवार व्यवस्था में हम भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो जो जीने का अगला आयाम है वो क्या है? परिवार, परिवार के रूप में परिवार व्यवस्थाओं, परिवारों की परस्परता में व्यवस्था में भागीदारी करना। अब यदि व्यवस्था को समझने जाएं तो मूल रूप से व्यवस्थाएं क्या है मानव में? तो मानव में एक व्यवस्था है जिसको हम कह रहे हैं शिक्षा संस्कार व्यवस्था। मैं आपको दूसरा चार्ट शेयर करता हूं। शायद वो चार्ट डाउनलोड नहीं हुआ। कोई
प्रेजेंटेशन मुंह पे, बाद में चार्ट हाँ। उनको भेज देंगे बाद में। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से शेयर हो गया है। नहीं हो रहा। शेयर अरे हो आ गया, आ गया, आ गया ना? आ गया। तो जैसा दिखाई रहा है पाठक जी? दिख रहा है ना? हाँ नहीं दिखाई रहा है चार्ट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो नहीं तीसरे चार्ट दिखाई रहा है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है चार्ट। ठीक है, મિત્રો દેખાય છે ને તમને? મિત્રો हाँ मैडम, हाँ हाँ देखाय છે ने? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए ऊपर से यदि हम इस चार्ट को समझते हैं तो इसमें लिखा है मानव चारों आयाम अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय और 5 स्थितियों में जीता है ना? व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र। इसकी एक सूत्रता और समन्वय इसी को कह रहे हैं कि ये अभ्युदय है। अभ्युदय का मतलब होता है सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो जाना। तो इसमें मानव के जीने के ये 4 आयाम हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। एक अनुभव है, दूसरा विचार है, तीसरा व्यवहार है, चौथा व्यवसाय है। और इसी के नीचे जो लिखा है कि अनुभव के नीचे लिखा है आध्यात्मिक क्षेत्र, विचार के नीचे लिखा है बौद्धिक क्षेत्र, व्यवहार के नीचे लिखा है सामाजिक क्षेत्र और व्यवसाय के नीचे लिखा है प्राकृतिक क्षेत्र। तो ये जो आध्यात्मिक बौद्धिक क्षेत्र है इसी को कहते हैं ये ज्ञान का क्षेत्र है। और जब विचार और सामाजिक क्षेत्र के बीच में जो संबंध है उसमें विवेक है। मतलब हम जो कहते हैं कि जो समझदार आदमी संबंधों में जीना जानता है उसी को कहते हैं कि वो विवेक संपन्न है। यदि समझदारी है मतलब जिसको हम कहते हैं कि पढ़ लिया है, रट लिया है, लेकिन यदि वो संबंधों में जीना नहीं जानता तो उसको कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख है, यानी विवेक नहीं है उसको। और इसके बाद है विज्ञान का क्षेत्र जो उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। तो जो सामाजिक क्षेत्र है और जो उत्पादन का क्षेत्र है इन दोनों को मिला के विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव परंपरा में ज्ञान विवेक विज्ञान होता है। तो हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे, सामाजिक क्षेत्र का मतलब मानव मानव के बीच में जो संबंध है उसमें परिभाषित होता है। और मानव मानव संबंध जो है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के रूप में अखंड समाज तक संबंध रहता है। हम लोग पूरी मानव जाति के साथ संबंध में ही रहते हैं और इसी को मानवतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो इसमें जो संबंध है उस संबंध को सामाजिकता अखंड समाज के अर्थ में निर्वाह करना और मूल्यों को पहचान करना और मूल्यों को नियोजित करना, इसी को कहते हैं सामाजिकता। और ये सामाजिकता कैसे होती है? परिवार, पहले परिवार में होती है और फिर परिवार और परिवार की परस्परता में सामाजिकता होती है। यदि परिवारों के बीच में मैत्री नहीं है, संबंध नहीं है, तो सामाजिकता नहीं आ सकती है। तो इसलिए सामाजिकता की ज़रूरत होती है और सामाजिकता पूर्वक जीना ही सभ्यता है, जिसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। तो आपने इसको देखा होगा कि व्यवहार आयाम में नीचे लिखा है न्याय, न्याय के नीचे लिखा है सभ्यता। आपका माइक बंद करिए, माइक खुला हुआ है किसी का। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। किसी विद्यार्थी का माइक जो है ना खुला है वो म्यूट कर लें। हाँ जी, तो ये जो मानव के पूरे जीने का आयाम है उसको मैंने कहा कि पूरी मानव जाति सभ्यता संस्कृति विधि और व्यवस्था में जीती है। तो सबसे नीचे का जो कॉलम है वायलेट कलर में, उसमें लिखा है अनुभव के रूप में ही विधि होती है। अनुभव के रूप में विधि का मतलब है जब हमको नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूपी जो सह अस्तित्व है उसकी समझ होती है। सह अस्तित्व ही विधि है, क्योंकि मानव का जीना साथ साथ ही होता है। उत्पादन भी साथ साथ होने वाला क्रियाकलाप है, राष्ट्र और समाज भी साथ साथ होने वाला क्रियाकलाप है। अकेले में कोई विधि नहीं होती, अकेले में मानव का पहचान नहीं है, अकेले में मानव की सार्थकता नहीं है। जिसको हम लोग मानवीय आचरण कहते हैं वो मानवीय आचरण परस्परता में ही स्पष्ट होता है। जैसे माता पिता की परस्परता में बच्चों के बीच में जो आचरण होता है
उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो मूल्य के रूप में है, संबंध की स्वीकृति के रूप में है, उसी को न्यायपूर्ण आचरण कह रहे हैं। जैसे माँ में ममता नहीं है, पिता में वात्सल्य नहीं है, तो उनके माता पिता होते हुए भी आचरण का निर्वाह नहीं होता है। तो इसलिए व्यवहार में न्याय के साथ जीने को सभ्यता कहते हैं, और जो विचार आयाम जिसको अपन बौद्धिक आयाम कहते हैं, उसमें धर्मपूर्ण विचार यानी व्यवस्थात्मक विचार को ही जो है संस्कृति कहते हैं। यदि कोई भी विचार अराजकता को पैदा करता है, कोई भी विचार जो है अव्यवस्था को पैदा करता है, कोई भी विचार किसी भी प्रकार के द्वेष को, घृणा को, हिंसा को, युद्ध को पैदा करता है, वो संस्कृति का प्रमाण नहीं है, वो अपसंस्कृति है। तो इसलिए विचार क्षेत्र में संस्कृति का पहचान होता है, व्यवहार क्षेत्र में सभ्यता का पहचान होता है, और जिसको उत्पादन कहते हैं, उत्पादन में व्यवस्था का पहचान होता है। मानव में मूल रूप से 3 व्यवस्थाएं होती हैं। एक व्यवस्था होती है जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका मूल प्रयोजन अर्थोपार्जन है। अर्थोपार्जन यानी तन मन धन का उत्पादन करना, और अर्थोपार्जन आवश्यकता से अधिक होता है तो मानव में समृद्धि आती है। दूसरी जो व्यवस्था है जिसको सुरक्षा व्यवस्था कहते हैं, तो जो भी हम तन मन धन मानव जाति उत्पादित करती है और जो उसको प्रकृति में मिलता है, जैसे वन है, खनिज है, नदी है, पहाड़ है, यदि वो उसका संरक्षण कर पाती है यानी उसकी सुरक्षा कर पाती है, इसको सुरक्षा व्यवस्था कहते हैं। और यही राज्य व्यवस्थाओं का मूल आशय है। राज्य व्यवस्थाएं सुरक्षा के अर्थ में होती हैं, इसलिए राज्य व्यवस्था जो है एक दूसरी व्यवस्था होती है मानव में, जो सुरक्षा ही है। यदि राज्य सुरक्षा नहीं करता है तो राज्य के औचित्य पे प्रश्न उठता है कि भाई फिर राज्य की आवश्यकता ही क्या है। तीसरी जो व्यवस्था है मानव में सदुपयोगात्मक है। यदि उत्पादित वस्तु का मानव को सदुपयोग नहीं आता है, उस स्थिति में भी समस्या पैदा होती है। उस स्थिति में भी समस्या पैदा होती है। तो इसलिए हमको सदुपयोगिता भी सीखना होती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम पूछें आपसे कि अहमदाबाद में जितनी कारें उपयोग में आती हैं, तो इन कारों का यूटिलाइजेशन कितना है, यदि हम निकालें तो हम लोग बहुत सारे शिविर में ऐसा लोगों से पूछते हैं। पूछने पे ये पता लगता है कि कारों का यूटिलाइजेशन 10 से 12%, 15% से ज़्यादा नहीं है। यानी जो कार की यूटिलिटी है उसका केवल 15% ही उपयोग में आ रहा है। इसको अपन मान लीजिए एग्जेगरेट करके 30% भी कर लें, तो भी 70% कारों की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो समाज है उसमें सदुपयोगिता की समझ नहीं है। अब जो 70% कारों की का जो ज़्यादा है, हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है, उन कारों के लिए कितना सारा खनिज, कितना मानव श्रम, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना पेट्रोलियम लग रहा है, ये सब जो है मानव के लिए क्या बोलेंगे, इसको अपव्ययता बोलेंगे। रिसोर्सेस का अपव्यय होना है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कार का उपयोग नहीं करना है, कार का पूरा उपयोग करना है और उसकी पूरी 100% उसको यूटिलाइज करना है। तो जितना भी मूवमेंट हो रहा है अहमदाबाद शहर में, वो पूरा मूवमेंट जो है और बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए इसको हम 25% और बढ़ा दें, इसके बावजूद भी कार का यूटिलाइजेशन जो है वो 25% से ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इसका मतलब जो 70-75% कारों के उत्पादन में, उसके लिए जो जरूरी खनिज के उत्पादन में, उस खनिज को धातु में बदलना है, और उसके बाद उसमें जो लगने वाला मानव श्रम है, ये सब वेस्टेज है ना। तो इस प्रकार से यदि सदुपयोगिता की समझ नहीं होती है तो भी व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं करती है। तो एक उत्पादन व्यवस्था है जिसमें हम लोग तन मन धन रूपी अर्थ के रूप में उत्पादन करते हैं, जिसका प्रयोजन शरीर का पोषण और संरक्षण है। दूसरी व्यवस्था है जो भी उत्पादित वस्तु है और जो भी प्रकृति में कुदरत ने हमको जो वस्तु दी है, जैसे नदी है, पहाड़ है, जंगल है, वन्य जीव है ना, हमको मट्टी भी दी है, उपजाऊ मट्टी भी धरती ने बना के दी है, और वातावरण दिया है ठंडी गर्मी का। अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, देखिए समस्या कितनी ज़्यादा गहरा गई। तो उन सब की सुरक्षा करने का काम राज्य व्यवस्थाओं का है।
और इसके बाद सदुपयोग है, क्योंकि सदुपयोग नहीं होता तो सुरक्षा नहीं होती है। तो सदुपयोगात्मक व्यवस्थाओं पे अभी काम नहीं हुआ है, जिस पे काम करने की आवश्यकता है। यदि सदुपयोगात्मक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो ले सकती। यदि शिक्षा संस्थाएं सदुपयोगता व्यवस्था को सुनिश्चित करती हैं तो मानव का जीना और सहज हो सकता है। जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं खनिज कम पड़ रहा है, कोयला कम पड़ रहा है, पेट्रोलियम कम पड़ रहा है, या जो उत्पादन है वो कम पड़ता है, तो यदि यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास आवश्यकता से बहुत अधिक उत्पादन है। जैसे हमारे घर में जो कपड़े हैं, यदि उनको उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम कितने कपड़े का उपयोग करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास 20 कपड़े हैं तो हम 5 कपड़े से ज़्यादा का उपयोग नहीं करते, 5-7 कपड़ों का उपयोग करते हैं। यानी उसका टोटल यूटिलाइजेशन निकालें तो 50% निकलेगा। तो हर घर में 50% से ज़्यादा कपड़ा जो है वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो सदुपयोगिता की समझ नहीं होने से बहुत सारी हमारे पास समस्या पैदा होती है। ऐसी बिजली का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो हमको जब बिजली ज़रूरत नहीं रहती है तब हम बिजली जलाते हैं। ये भी होता है कि कई हम घरों को ऐसा बना लेते हैं कि बिना बिजली के उन घरों में रहा नहीं जा सकता है, जबकि हमारे पास सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। हम ऐसा घर बनाया जा सकता है जिसमें सूर्य का प्रकाश जो है हमेशा उपलब्ध रहे, लेकिन हम घर का बनाने का नियोजन इस प्रकार से करते हैं कि उसमें अंधेरा रहे और फिर उसके लिए बिजली का उपयोग करना पड़े। ये एक प्रकार से सदुपयोगिता की समझ नहीं होने से बिजली का नुकसान है। तो यदि अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और सदुपयोगात्मक के रूप में धर्म व्यवस्था, यानी ये तीनों लोग सुचारू रूप से काम करती हैं, तभी मानव सुखी रहता है, समृद्ध रहता है और भय मुक्त रहता है और वस्तुएं सुलभता के अर्थ में सबको प्राप्त रहती हैं। अभी अमीरी और गरीबी के कारण से किसी को सुविधाएं प्राप्त रहती हैं, किसी को सुविधाएं प्राप्त नहीं रहती हैं, और लोग ऐसा कहते हैं कि सभी के लिए सुविधाएं नहीं हो सकती हैं। और सभी के लिए सुविधा इसलिए नहीं हो पा रही है कि या तो सुरक्षा नहीं हो रही है या फिर उसका सदुपयोग सुनिश्चित नहीं हो रहा है। तो इसलिए सदुपयोग और सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। और यदि मानव सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था पूर्वक जीता है, तभी मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक अनंत काल तक सुख पूर्वक इस धरती पर जी सकता है। अभी और कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर इसके बाद अंतिम उस पर મિત્રો હવે તમારે થોડું પૂછવું હોય તો પૂછો, પછી આપણે हेबल पूछी રહ્યો છે। हाँ सर, मुझे संबंध के बारे में प्रश्न है। मुझे ऐसा जानना है कि मैंने कुछ देखा है ऐसा कि कुछ संबंध में पहले रिश्ता, प्रेम, हुब, सहकार, लागणी है पति पत्नी के बीच में पहले से जब शादी होती है तब ऐसा सब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाद में दूरियां, उस संबंध में थोड़ी थोड़ी दूरियां, जैसे समय बीतता जाता है और दूरियां भी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो मुझे ऐसा जानना है कि ये संबंध में दूरियां क्यों आने लगती है। संबंध की समझ नहीं होती है, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि संबंध में जो अंतर्निहित अपेक्षाएं होती हैं उनसे भिन्न अपेक्षाओं को बना लेते हैं। तो पहला कारण ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि संबंध की शिक्षा नहीं है। अभी जो विश्वविद्यालय हैं या स्कूली शिक्षा है, इसमें व्यवहार का शिक्षा के लिए जगह नहीं है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि संबंध तो सब घरों में सीख ही लेते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि संबंध का समझ नहीं होता है तो मनमानी तरीके से जीते हैं। मनमानी तरीके से जीते तो थोड़े समय तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद अच्छा लगना खत्म हो जाता है। संबंध का समझ होता है। और मुझे दूसरा लगता है, दी बोलिए दीदी। हाँ पाठक जी, हाँ मतलब कि ये जो हेबल भाई ने पूछी, जब
मीन शुरुआत में शादी होती है ये सब, और उसमें जैसे गहरा संबंध देखने को मिलता है, और जैसे जैसे समय जाता है तो ऐसे लगता है कि मतलब कि संबंध होता जा रहा है। लेकिन एक बात है कि पहले तो ज्यादातर जो हमारे देश में, मुझे लगता है कहाँ भी दुनिया में ये जो शादियां वाला मामला है, उस कभी जो रूप रंग देखा जाता है, कभी कभी कोई आर्थिक मीन्स बाबत देखी जाती है, कभी कोई देखी जाती है, कभी कोई नौकरी देखी जाती है, ऐसे। तो जो की जो मीन्स गहराई होती है वो गहराई नहीं देखी जाती, और ऐसी सब बातों यदि संबंध की शुरुआत की है, शादी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें से कम हो जाए तो तुरंत ही संबंध जो है वो बिगड़ रहा है, या तो मतलब कि बोझ रूप बनता जा रहा है, ऐसा है। लेकिन केवल एक देखने को मिला है कि शादी हुई, शुरुआत में ऐसा लगा कि संबंध बहुत ठीक है, बाद में लगा कि संबंध नहीं, बहुत ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बाद आगे जाके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे की भी कभी शादियां हो जाती है, बड़े हो तो फिर से जो पति पत्नी है उनका संबंध मतलब कि गहरा दिखाई देता है, कि एक दूसरे के साथ जो है दूसरे को समझना, साथ रहना, और जैसे लगता है कि मतलब अच्छा अभी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो कई चीजें जो है उससे हटके यदि संबंध जो है उसकी जो गहराई है वो देखी जाए, तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ज्यादा है, कम है, लगता है। लेकिन धीमे धीमे बाद में कभी कभी अच्छा भी देखने को मिलता है, ऐसा अनुभव है। हाँ जी। हाँ हाँ पाठक जी, आप अभी। तो ज़्यादातर तो संबंध में अच्छा ही रहता है। अभी जो भारतीय समाज है यदि उसको देखें तो इसीलिए अभी भी जो डाइवोर्स का रेट है वो 15% से कम है ना। 15% भी महानगरों में है। यदि अपन और जनरल पूरे देश का रेशियो देखेंगे तो शायद 5% से भी कम है। लेकिन महानगरों में ये डाइवोर्स का रेट बढ़ रहा है। तो आदमी संबंध में ही जीना चाहता है, संबंध में नहीं जी पाता है, तब जाके ये संबंध का दुख होता है मूल रूप से। दूसरा मैंने कहा कि भाई ये जो समझ क्यों नहीं है, तो उसका मूल कारण है इसका शिक्षा नहीं है। एक समय जो धार्मिक आचार्य गुरु लोग होते थे वो संबंध की शिक्षा देते थे, तो वो सारा तंत्र जो है वो गड़बड़ हो गया, और उन लोगों का भी जो दौड़ है ना वो भौतिकता की ओर ज़्यादा हो गया। मंदिरों को जो है सजाने संवारने में और धन संग्रह, सुविधा संग्रह करने में ज़्यादा लग गया। तो ये जो संबंध का शिक्षा वाला भाग था वो समाज में उसका स्रोत ही नहीं है कोई। तो इसलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही है कि व्यवहार शिक्षा, मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा, इसको अनिवार्य करना चाहिए। तो जैसा अभी AICTE है जो इंजीनियरिंग कॉलेजों की नियामक संस्था है पूरे देश की, तो उसने एक इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का शिक्षा को कंपलसरी किया है। जैसे आपके विद्यापीठ ने भी ये जो जीवन विद्या का शिक्षा डाला है कि कम से कम लोग संबंध को समझ सकें, संबंध क्यों हैं, संबंध में अपेक्षाएं क्या हैं, संबंध में किन मूल्यों का निर्वाह होता है, संबंध में जो सेवा का क्या मतलब है, उसका महत्व क्या है, उसमें वस्तु का अर्पण समर्पण क्यों होता है, तो वो सब को समझने की बात होती है। पति पत्नी जब माता पिता बनते हैं तब वो माता पिता के साथ ये अपने बच्चों के साथ संबंध में रहते हैं। तो संबंध जो है निरंतरता के अर्थ में ही रहता है। एक व्यक्ति केवल पति नहीं होता है, एक व्यक्ति बच्चा भी होता है, पति भी होता है और पिता भी होता है, ऐसी भी स्थितियाँ रहती हैं। एक समय जब बच्चा छोटा रहता है तब जरूर वो माता पिता के साथ जो है संबंध को पहचानता है, जिसको माता पिता, लेकिन उसी समय उसके भाई भी रहते हैं और उसी समय उसके मित्र भी रहते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है
तो वही जो है पति पत्नी संबंध में आता है, माता पिता संबंध में आता है। तो फिर भी यदि एक संबंध में कहीं गड़बड़ी होती है तो बाकी संबंध उसकी पूर्ति कर देते हैं। इस प्रकार से परिवार व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। लेकिन एक भी संबंध में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए उसको शिक्षित होना जरूरी है, उसको व्यवहार का समझ होना चाहिए, व्यवहार की शिक्षा होना चाहिए। व्यवहार की शिक्षा होने से व्यवहार का समझ, जिसको अपन विवेक कह रहे हैं, उसका समझ आ जाता है। तो व्यवहार की समझ जिनमें आ जाती है फिर वो निरंतर संबंध में सुखपूर्वक जीते हैं, क्योंकि संबंध में ही सुख है, संबंध टूटने में दुख है। जैसे किसी से भी विश्वास टूटता है, यहाँ तक कि हम लोग अभी जैसे बाजार में जाते हैं तो दुकानदार या सब्जी वाले के साथ यदि उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। जैसे हम गाड़ी मैकेनिक के पास डालने जाते हैं और हमको उस पर अविश्वास होता है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो अच्छा काम भी करता है, लेकिन अब वो अविश्वास हमको दुख देता है, क्योंकि जब वो अपनी मेहनत की मजदूरी मांगता है तो हमको लगता है पता नहीं इसने क्या गड़बड़ किया होगा और ज़्यादा पैसा मांग रहा है, ऐसा, क्योंकि अविश्वास है। तो अविश्वास ही दुख देता है। और ये विश्वास रिलेशनशिप में ही होता है। और ये रिलेशनशिप को परिवार में समझने जाएं तो परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है, भाई बहन संबंध है, पति पत्नी संबंध, ये तीन ही संबंध होते हैं। समाज में जब हम इसको देखते हैं तो साथी सहयोगी संबंध है, गुरु शिष्य संबंध है और मित्र मित्र संबंध है। ये 6 संबंध होते हैं। और 7वां संबंध व्यवस्था संबंध होता है। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो उस व्यवस्था के साथ आपका संबंध है। जैसे हम किसी नगर में रहते हैं तो नगर की जो संस्थाएं होती हैं उनका जो डिसिप्लिन होता है, जैसे ट्रैफिक का डिसिप्लिन होता है, जैसे जो नगर पालिकाएं नगर निगम होती हैं उनका भी कुछ एक होता है, तो उसके साथ भी हमारा रिलेशनशिप रहता है। यदि ये रिलेशनशिप ठीक रहता है तो मानव सुखी रहता है। यदि इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो दुख होता है। गड़बड़ी हमेशा अज्ञान के कारण से होती है। आदमी संबंध में जीना नहीं चाहता, इस कारण से नहीं गड़बड़ी होती। संबंध में जीना बन नहीं रहा है, ये समस्या है। संबंध में जीना क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि संबंध की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं। हमको कैसे जीना, कैसे बात करना, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना, कैसे कृतज्ञता को व्यक्त करना, कैसे ममता का निर्वाह करना, कैसे कर्तव्य दायित्व की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए उसको पूरा करना, इस सब का समझ ही नहीं है और इसीलिए समस्या होती है। ऐसा नहीं होता कि लोग शादी इसलिए करते हैं कि थोड़े समय एंजॉय करेंगे, बाकी समय भोगेंगे एक दूसरे को। शादी एक ऐसा संबंध है जो परिवार की धुरी है, क्योंकि यदि शादी संबंध ही नहीं होगा तो पति पत्नी संबंध नहीं होगा तो परिवार बनेगा कैसे? तो पति पत्नी संबंध के रूप में ही तो मानव परंपरा है, क्योंकि पति पत्नी संबंध पूर्वक ही नए बच्चे जो हैं हमको उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार से मानव परंपरा बनी रहती है। तो मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में पति पत्नी संबंध का प्रयोजन है। और ये प्रयोजन इस रूप में भी है कि पति पत्नी ही एक समय में बच्चे होते हैं, फिर पति पत्नी होते हैं, फिर माता पिता हो जाते हैं, है ना। यानी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो अभिभावक हो जाते हैं, दादा दादी हो जाते हैं। इस तरीके से आदमी जन्म से मृत्यु तक संबंध में ही जीता है और संबंध का ही शिक्षा नहीं है। माता पिता भी शिक्षित नहीं करते हैं, समाज में शिक्षित करने का कोई तंत्र नहीं है और शिक्षा में भी नहीं हो तो बच्चा सीखेगा कहाँ? और जब वो सीखेगा नहीं तो वो कुछ भी करेगा। वो जानबूझ के गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है, सही का पता नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करता है। उस कुछ भी करने में संबंध जो है वो निर्वाह नहीं हो पाता है। वो कुछ भी करने के चक्कर में मनमानी करता है, उसमें सम्मान, किसी का सम्मान आहत होता है, सम्मान नहीं हो पाता है ना, द्वेष हो जाता है। या हम लोग पारदर्शिता से नहीं जीते हैं, अपारदर्शी हो जाते हैं, छुपाते हैं एक दूसरे से चीज़ों को, क्योंकि अविश्वास हो गया है। तो विश्वास कैसे बना रहे संबंध में, ये सीखने की, अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसके लिए व्यवहार का अभ्यास लगता है। जैसे कोई बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में आते हैं ना, तो उनको कुछ महीना तो सिखाना पड़ता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, शिक्षक से कैसे बात करना है, या शिक्षा संस्थान की जो संस्कृति है उसको कैसे निर्वाह करना है। जैसे आपके यहाँ बच्चे लोग जो है कैंपस को साफ करते हैं,
तो ये सिखाना पड़ता है ना बच्चे को कि भाई अपना कैंपस है, हम ही लोग रहते हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है, तो हमको इस जिम्मेदारी को पालन करना है। तो ये एक जो शिक्षा होती है वही संस्कारित करती है ना। तो अभी व्यवहार का शिक्षा की आवश्यकता है। व्यवहार का शिक्षा जितना सुदृढ़ होगा, ये जो आपने समस्या की ओर ध्यान दिलाया, ऐसी समस्याएं स्वयमेव जो है वो समाप्त हो जाएंगी। और कोई प्रश्न? મિત્રો એકાદ બે જણને કંઈ પૂછવું હોય તો આ સંદર્ભમાં પૂછી લો. કોને પૂછવું છે? બોલો. એકાદ પ્રશ્ન કોઈ પૂછવો હોય તો પૂછી લો, પછી આપણે થોડું એવું છે કહીને પૂરું કરીએ છીએ. બોલો. કોઈનું માઇક ચાલુ છે? બોલો. ગીતા સમજાઈ ગયું બધું? ગીતા? तो मुझे लगता है कि अभी कंक्लूड करना चाहिए ना। हाँ नहीं, उनका आवाज नहीं पहुंचता है इसलिए। हाँ बस यही है पाठक जी। हाँ हाँ मारो आवाज आवे छे हेबल? અચ્છા મારો અવાજ સંભળાય છે હેબલ? હા હા આવે છે. હા 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 મિત્રો, તમે જોયું હશે કે પાઠકજીનું જે મીન્સ વ્યાખ્યાન, પણ મને લાગે છે કે તમારા શિક્ષક તરીકે આ વ્યાખ્યાન જે છે એ શિક્ષક તરીકે વિષયની પકડ કહીએ. આપણે કહેતા હોઈએ છે ને, તમને મુખ્ય આપણે મેથડમાં એમ કહેવામાં આવે કે ભઈ વિષય વસ્તુ ઉપરનું પ્રભુત્વ જોઈએ થઈને. પ્રાર્થના સંમેલનમાં તમને 3 કે 5 મિનિટ બોલવાનું કહીએ છે થઈને, તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી આપણા કેટલા છે કે 3 કે 5 મિનિટ સાતત્યતાપૂર્વક કોઈ પણ વિષય વિશે અભિવ્યક્તિ કરવાની કહો તો આત્મવિશ્વાસપૂર્વક કરી શકતા નથી. આપણે એમ વાત કરીએ છીએ કે વિષય વસ્તુની પકડ હોવી જોઈએ, વિષય વસ્તુની પકડ હોવી જોઈએ. તો જેના વિશે તમારે વાત કરવાની છે, જે વિષય વિશે વાત કરવાની છે, એના ઉપરનું તમારું જે અધ્યયન બહુ ઊંડાણપૂર્વક હોય તો તમારું પ્રભુત્વ જે છે વિષય ઉપર આવે. મને લાગે છે કે તમે બધા શિક્ષક બનવા તરફની છેલ્લા પડાવમાં છો. હવે તમારી છેલ્લી પંથ શરૂ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે તમે સત્ર 4 માં છો. તો એક વિષયનું પ્રભુત્વ કેવું હોવું જોઈએ એક શિક્ષક છે